कोई आदमी इतना कैसे गिर सकता है कि एक साल में 3000 महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न कर दिया? कोई दवा या कहे सिर्फ उन लोगों का ही नुकसान हुआ या सभी का वीडियो बनाता और पेन ड्राइव में भी सेव कर लेता और फिर उन वीडियोस के द्वारा जो होता वो आपकी रूह कांपा देगी। 2024 में कर्नाटक की राजनीति में भूचाल तब आया जब पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर यौन शोषण के संगीन आरोप लगे। पीड़िता एक घरेलू सहायक थी जिसने आरोप लगाया कि उसे न सिर्फ शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया बल्कि इस पूरी घटना को गुप्त रूप से रिकॉर्ड भी किया गया। मामला तब राष्ट्रीय सुर्खियों में आया जब हैसन जिले में कुछ अश्लील वीडियो और पेन ड्राइव वायरल हुई जिनमें आरोपी और पीड़िता दिख रहे थे। यह स्कैंडल केवल एक व्यक्ति की शर्मनाक हरकत नहीं था बल्कि सत्ता, राजनीति और न्याय के टकराव का प्रतीक बन गया। 20 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ यह मामला लगातार नए खुलासे करता गया और जनता के मन में यह सवाल गूंजने लगा, क्या भारत में शक्तिशाली राजनीतिक परिवार के खिलाफ भी कानून उतनी ही सख्ती से काम करता है? 14 महीनों के भीतर यह केस एक मिसाल बन गया कि अगर जांच निष्पक्ष और तेज हो तो न्याय विलंबित नहीं होता। यह कहानी केवल एक अपराध की नहीं बल्कि न्याय के जीतने की भी है। प्रज्वल रेवन्ना जनता दल सेक्युलर के नेता और कर्नाटक के हासन से सांसद रहे, राजनीति में अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रहे थे। उनके दादा एच.डी. देवेगौड़ा देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और पिता एच.डी. रेवन्ना राज्य के वरिष्ठ मंत्री। इस राजनीतिक पृष्ठभूमि के कारण प्रज्वल एक प्रभावशाली और संरक्षित चेहरा माने जाते थे। लेकिन अप्रैल 2024 में उनकी छवि पर गंभीर दाग लगा जब एक महिला घरेलू सहायिका ने उन पर यौन शोषण और धमकाने के आरोप लगाए। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी ने न सिर्फ उसका यौन उत्पीड़न किया बल्कि उसे डराकर चुप भी रहने को कहा। जल्द ही सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो लीक होने लगे जिससे मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर विस्फोटक बन गया। 26 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव प्रचार खत्म होते ही प्रज्वल अचानक जर्मनी चले गए। इसी बीच 27 अप्रैल को कर्नाटक सरकार ने एसआईटी गठित कर दी। 28 अप्रैल को पीड़िता के लापता होने से मामला और गंभीर हो गया, लेकिन एसआईटी ने 4 मई को उसे ढूंढ निकाला। इस पृष्ठभूमि ने आने वाले कानूनी घटनाक्रम की नींव रख दी। घटना की शुरुआत तब हुई जब 20 अप्रैल 2024 को हैसन जिले में कुछ अश्लील वीडियो और पेन ड्राइव्स वायरल हुई। इन वीडियो में कथित तौर पर प्रज्वल रेवन्ना को एक महिला घरेलू सहायिका के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया। पुलिस को संदेह था कि ये वीडियो आरोपी द्वारा खुद रिकॉर्ड किए गए थे। पीड़िता ने बयान दिया कि यह घटना उनके घर में हुई जब प्रज्वल ने उसे काम के बहाने बुलाया और यौन शोषण किया। पहली बार में वह डर के कारण चुप रही, लेकिन बाद में हिम्मत जुटाकर उसने एफआईआर दर्ज कराई। चुनाव के समय इस स्कैंडल के सामने आने से राजनीतिक हलचल मच गई। 26 अप्रैल को वोटिंग खत्म होते ही प्रज्वल विदेश रवाना हो गए। 27 अप्रैल को कर्नाटक सरकार ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी बनाई। 28 अप्रैल को पीड़िता ने पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई जिसमें बलात्कार, धमकी और यौन उत्पीड़न की धाराएं लगाई गईं। यह शुरुआती घटनाएं आने वाले समय में एक बड़े कानूनी और राजनीतिक ड्रामे में बदल गईं। एसआईटी ने जांच शुरू करते ही डिजिटल और भौतिक दोनों तरह के साक्ष्य जुटाने पर जोर दिया। फोरेंसिक टीम ने वायरल वीडियो का विश्लेषण किया और पाया कि क्लिप्स असली थे जिनमें छेड़छाड़ के कोई संकेत नहीं थे। पुलिस ने पीड़िता का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया जिसमें उसने विस्तार से बताया कि आरोपी ने उसे कैसे धमकाया और चुप रहने को मजबूर किया। एसआईटी ने आरोपी के करीबी लोगों से भी पूछताछ की और उसके ठिकानों पर छापे मारे। जांच के दौरान यह सामने आया कि आरोपी के पास एक आईफोन था जिसमें मूल वीडियो थे, लेकिन वह गायब हो गया। इसके बावजूद एसआईटी ने बैकअप डेटा, गवाहों के बयान और ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर केस मजबूत किया। 31 मई 2024 को जर्मनी से लौटते ही प्रज्वल को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के दौरान कुल 1600 से अधिक पेज की चार्जशीट दाखिल की गई जिसमें 113 गवाह शामिल थे। एसआईटी की मेहनत को अदालत ने हेरक्यूलन इन्वेस्टिगेशन करार दिया। मामला विशेष कोर्ट में चला और सुनवाई बेहद तेजी से हुई। कोर्ट ने रेस गेस्टे सिद्धांत का सहारा लिया जिसमें घटना से तुरंत जुड़े बयानों और परिस्थितियों को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। पीड़िता का बयान, उसके बेटे द्वारा सुनी गई बातें, गवाहों की गवाही और फॉरेंसिक रिपोर्ट को निर्णायक माना गया। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि वीडियो से छेड़छाड़ हुई हो सकती है और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों ने साजिश रची है, लेकिन अदालत ने डिजिटल साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को अधिक विश्वसनीय पाया। ट्रायल के दौरान 23 गवाह पेश हुए और लगभग 2000 पन्नों का साक्ष्य रिकॉर्ड किया गया। मामले की सुनवाई सिर्फ 14 महीनों में पूरी हो गई, जो भारतीय अदालतों में दुर्लभ है। अदालत ने माना कि अपराध अत्यंत गंभीर और घिनौना था और इसमें कोई नरमी नहीं बरती जा सकती।
1 अगस्त 2025 को विशेष कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना को दोषी ठहराया। अगले दिन 2 अगस्त को सजा सुनाते हुए अदालत ने उन्हें जीवन भर प्राकृतिक मृत्यु तक जेल में रखने का आदेश दिया। इसके साथ ही 11,50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिसमें 11,25,000 रुपए पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिया जाना था। अदालत ने कहा कि यह फैसला न केवल पीड़िता के लिए न्याय है, बल्कि यह संदेश भी है कि कानून के सामने कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, समान है। इस फैसले को जनता और मीडिया ने महिला सुरक्षा और न्यायपालिका की साख के लिए ऐतिहासिक करार दिया। फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में भूचाल मच गया। जेडीएस के लिए यह एक बड़ा झटका था, जबकि विपक्षी दलों ने इसे न्याय की जीत बताया। सोशल मीडिया पर और जस्टिस फॉर सर्वाइवर और धन प्रज्वल रेवन्ना ट्रेंड करने लगे। आम जनता ने अदालत की तेजी से सुनवाई और कड़ी सजा की प्रशंसा की। महिला अधिकार संगठनों ने इसे एक मील का पत्थर बताया, क्योंकि यह केस दिखाता है कि ताकतवर और राजनीतिक प्रभाव वाले लोग भी कानून के शिकंजे से नहीं बच सकते। वहीं प्रज्वल के समर्थकों ने इसे राजनीतिक साजिश बताया, लेकिन अदालत के स्पष्ट और साक्ष्य आधारित फैसले ने इन दावों को खारिज कर दिया। प्रज्वल रेवन्ना केस सिर्फ एक आपराधिक मुकदमे की कहानी नहीं, बल्कि यह भारतीय न्याय व्यवस्था की ताकत और पारदर्शिता का उदाहरण है। 14 महीनों में साक्ष्य जुटाना, गवाह पेश करना और सजा सुनाना यह दर्शाता है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो न्याय तेजी से हो सकता है। यह फैसला पीड़िताओं के लिए प्रेरणा है कि वे शक्तिशाली लोगों के खिलाफ भी आवाज उठा सकती हैं। अंततः यह घटना हमें याद दिलाती है, कानून के सामने सभी बराबर हैं और अपराधी कितना भी ताकतवर क्यों न हो, सजा तय है।